नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर अपने धोरण 7 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ 4 के जे सत्र 2 नी अंदर आवे छे, जेनु नाम छे देश के नाम संदेश। आ पाठना स्वाध्यायना प्रश्नों अने तेना जवाबो विषे शीखवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चेनल में नवा होय तो मारी चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करो। विडियो सारो लगे तो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जेथी मारा आगळना नवा विडियो पण आपने मळता रहे। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સ્ટડીએફ થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપ એકદમ ફ્રીમાં પીડીએફ જોઈ શકશો। જે આપ શરૂ કરશો એટલે આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। तो चलो मित्रों, हवे शुरू करिए पाठ 4 देश के नाम संदेश। सर्वप्रथम अभ्यासना प्रश्नों, जेमां पहलो प्रश्न छे, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। दूसरा प्रश्न, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो पत्र लिखने वाले का पता माया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा। प्रश्न 3, पत्र में क्या वर्णन किया गया है? उत्तर, पत्र में अपने देशवासियों के व्यवहार तथा प्रदेश की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अपने देशवासी अपने देश में अपनी शासन व्यवस्था में सहकार नहीं देते और सरकार को दोष देते हैं। दूसरे देश में जाकर अपने देशवासी वहां की सरकार के नियमों का पालन कर शासन व्यवस्था को सहकार देते हैं, जबकि स्वदेश आते ही अपना व्यवहार बदल देते हैं। प्रश्न 4, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष की परिवारजनों को क्या कहा? तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। प्रश्न 2, मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? उत्तर, तो हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं क्योंकि वहां की शासन व्यवस्था ऊंचे प्रकार की है और वहां के लोग भी बड़े चाव से कायदे कानून का पालन करते हैं। यदि कानून का भंग किया तो अवश्य जुर्माना भरना पड़ता है। अपने देश में हम अपने कायदे कानून का पालन नहीं करते क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था में थोड़ी कमी है और हम देश के प्रति वफादार नहीं है। दूसरा प्रश्न, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे देश के स्वच्छता की जिम्मेदारी सरकार और सभी नागरिकों की है। तीसरा, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो हमारे देश के विकास में हमारे लोगों की लापरवाही, निजी स्वार्थ, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बाधक है। प्रश्न 4, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तो देश के प्रति हमारा फर्ज यह है कि हम देश के कायदे कानून का पालन करें, हमारी सरकार को काम करने में सकारात्मक बनकर सहयोग दे। प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, जिसमें पहला वाक्य होगा सफाई में खुदाई है, दूसरा होगा मेरा भारत महान, तीसरा दहेज लेना और देना पाप है, चौथा आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। प्रश्न 4, ऐसे वर्ताव की चर्चा कीजिए जिसमें हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिसमें हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं और देश के विकास में बाधते हैं, जैसे कि हम आवागमन के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए हमारी आवागमन की व्यवस्था टूट जाती है और सब लोग परेशान होते हैं। हम कतार में खड़े रहने की सूचना होते हुए भी कतार छोड़कर अव्यवस्था खड़ी करते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर हम नियमों का पालन न कर गंदगी करते हैं, हमारे देश की प्रगति में बाधा डालते हैं। हमारे सार्वजनिक स्थलों पर हम शिष्टाचार से दूर रहकर अशिष्ट बर्ताव करते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश के लिए अच्छा बर्ताव करें ताकि देश का विकास हो। प्रश्न 5, दहेज एक दूषण, इस विषय पर
कारण सहित अपना मत दीजिए। तो हमारे यहाँ आज भी सामाजिक कुरिवाज प्रचलित है। हमारे देश ने सबको सुखी बनाने के लिए बाल विवाह, दहेज जैसे दूषण दूर करने के लिए कई नियम और कानून बनाए हैं, मगर इसका पालन नहीं करते। दहेज एक बहुत बड़ा दूषण है। दहेज में लड़के वाले लड़की वालों से पैसे, गहने और महंगी चीजें मांगते हैं। जिस लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसे घर या जमीन बेचकर दहेज देना पड़ता है। लड़की ससुराल चली जाती है, लेकिन उसके मायके वालों को भूखा मरने की दशा में छोड़कर। दहेज एक बड़ा दूषण है। जीवन भर लड़की वालों को लड़की के ससुर पक्ष की मांगे पूरी करनी पड़ती है। कई लड़कियां दहेज के कारण आत्महत्या कर लेती है। कई कन्याओं को मारपीट सहन करनी पड़ती है। दहेज सारे समाज का एक दूषण है, उसे हमें दूर करना ही पड़ेगा। हम पढ़े लिखे हैं, हम तय करें कि हम दहेज लेने से इनकार करेंगे। हम हिम्मत से दहेज अपनी बहनों को भी नहीं देंगे। हम पढ़े लिखे लोग समाज परिवर्तन और प्रगति चाहते हैं, तो हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। दहेज के बदले हम शिक्षा मांगे, संस्कार मांगे, तो अवश्य हमारी प्रगति होगी। दहेज एक ऐसा दूषण है जो हमारे जीवन को दोजख बना देता है। प्रश्न 6, हम स्वयं कैसे अपने फर्ज का पालन करके अच्छे आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं? इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। तो 161 उषा किरण, तिथल रोड, वलसाड, 13 सितंबर 2012। प्रिय मित्र आकाश, सप्रेम नमस्कार। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। यहाँ कुशल हूँ। मैं यह पत्र तुम्हें आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र विकास में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, इसकी जानकारी देता हूँ। हम सब आदर्श नागरिक बनेंगे तो राष्ट्र की प्रगति होगी। आदर्श नागरिक तो वही कहलाता है जो कभी बुरे काम नहीं करता, देश की व्यवस्था को सुग्रथित करने के लिए देश के नियमों और कानूनों का स्वयं पालन करता है। हम आदर्श नागरिक तब कहलाएंगे जब हम नियमों का पालन करेंगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वफादार बनकर देश के विकास में अपना सहयोग देंगे। हम सब नियमों और कानून का भंग नहीं करेंगे तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ही नहीं करेंगे तो सफाई कामदारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आदर्श नागरिकों से ही देश का विकास होता है। हम आदर्श नागरिक बने। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार। तुम्हारा मित्र अमर। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यासના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें देश के प्रति सद्भावना बढ़ाने, देश की शासन व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने और देश के कायदे कानूनों का पालन करने की सीख दी है। दूसरा प्रश्न, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं इसमें क्या अंतर है? तो हम दूसरे देशों में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, वहां के कायदे कानूनों का संपूर्ण पालन करते हैं, जबकि हमारे देश में हम अपने ही कायदे कानूनों का सावधानी पूर्वक पूर्ण पालन नहीं करते। तीसरा प्रश्न, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? तो दूसरे देशों में लोग सड़कों पर या किसी जगह पर गंदगी नहीं करते। यदि अपने से कोई गंदगी हुई तो स्वयं उसे साफ कर देते हैं। प्रश्न 4, हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो हमारे देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें पहले अपने सभी कायदे कानूनों का पालन करना चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहे, व्यवस्था तंत्र को सहकार दे, हमारा फर्ज क्या है उसे जाने, देश प्रेम बढ़ाए। ऐसा करने से हम व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। प्रश्न 2, हमारे जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। 2, सरस्वती सदन, प्रीतम नगर, पालड़ी, अहमदाबाद, 6, 20 जुलाई 2012। प्रिय मित्र सुधाकर, जय हिंद।
कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाहता था, पर काम में व्यस्त होने के कारण नहीं लिख पाता था। आज मैंने तय कर लिया कि मैं मित्र को जरूर पत्र लिखूं। मैं इस पत्र में तुम्हें जीवन में सफाई के महत्व के बारे में लिखता हूं। हमने पढ़ा है कि पहला सुख निरोगी काया। इस उक्ति को सार्थक करने के लिए हमें सबसे पहले जीवन में सफाई रखनी होगी। यदि हम सफाई नहीं रखेंगे तो गंदगी होगी। गंदगी में रोग के कीटाणु और मच्छर पैदा होंगे। कीटाणु और मच्छर के कारण हमें बीमारियां होगी। हम बीमार हो जाएंगे तो अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने शरीर को रोज स्नान करके साफ रखना चाहिए। कपड़े भी स्वच्छ पहनने चाहिए। समय समय पर नाखून बाल काट देने चाहिए। हमारे घर, गांव, पाठशाला में भी सफाई रखनी चाहिए ताकि रोग न फैले। हम सबको मिलकर घर, गांव या पाठशाला में सफाई करनी चाहिए। गांव में कहीं भी पानी भरा न रहे और गंदगी न हो। हम जानते हैं कि जहां स्वच्छता वहां परमेश्वर, जहां जहां गंदगी वहां बीमारियां। ये सब पढ़ने से तुम्हें जीवन में सफाई का ज्ञान होगा। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र रजनी। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। पहला, मैं क्रिकेट खेलता हूं, वर्तमान काल। दूसरा, मैं कल अंबाजी गया था, भूतकाल। तीसरा, कोई गाना गा रहा है, वर्तमान काल। चौथा, आज ठंड ज्यादा होगी, भविष्यकाल। पांचवा, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, भविष्यकाल। छठा, परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई, भूतकाल। प्रश्न 4, काल परिवर्तन कीजिए। पहला है मैं बाजार गया, भविष्यकाल बनाइए तो मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा, मंदिर में पूजा होगी, भूतकाल बनाइए तो मंदिर में पूजा हुई। तीसरा, शिमला में हिम वर्षा हुई, भविष्यकाल बनाइए तो वाक्य होगा शिमला में हिम वर्षा होगी। चौथा, मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल, जिसका वर्तमान काल होगा मैं पढ़ाई करता हूं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 4 ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થઈ છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપ એકદમ ફ્રીમાં પીડીએફો પણ જોઈ શકશો। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે। જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।